आज की हमारी चर्चा का विषय है मानव बस्तियां। अब ये शब्द सुनने में बड़ा अकादमिक या ज्योग्राफी की किताब जैसा लगता है ना। लेकिन असल में ये हमारे बारे में है। हम कहाँ और कैसे रहते हैं। ये सिर्फ घरों का झुंड नहीं, बल्कि हमारे समाज, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे संस्कृति का जीता जागता नक्शा है। आपने बहुत सही कहा। बस्तियां महज ईंट गारे की इमारतें नहीं हैं, वो इंसानी रिश्तों और जरूरतों का आप कह सकते हैं एक ताना बाना है। बिल्कुल। एक छोटी सी ढाणी से लेकर मुंबई जैसे महानगर तक हर बस्ती की अपनी एक कहानी है, अपनी एक आत्मा है। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। मानव बस्तियां क्या होती हैं, वे कितने प्रकार की होती हैं, और खास तौर पर भारत के संदर्भ में गांव और शहर के बीच का जो फर्क है, उसके पीछे क्या कारण है। जी। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, मानव बस्ती का मतलब क्या है? क्या कुछ घरों के समूह को हम बस्ती कह सकते हैं? हाँ, इसका सबसे सरल मतलब तो यही है, किसी भी आकार या प्रकार के घरों का समूह जहां इंसान रहते हैं। ओके। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही बस्ती का आकार बदलता है, उसका चरित्र पूरी तरह बदल जाता है। अच्छा। एक 10 घरों की पल्ली में लोगों के जीने का तरीका, उनके आपसी रिश्ते, और एक 10 लाख की आबादी वाले शहर में लोगों के जीने का तरीका, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। आकार बदलने से सिर्फ भूगोल नहीं, समाज शास्त्र भी बदल जाता है। और शायद सबसे बड़ा फर्क तो ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के बीच ही है। हम अक्सर इंडिया और भारत की बात करते हैं, जो काफी हद तक इसी विभाजन को दिखाता है। बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ आबादी का नहीं, बल्कि जीवन जीने के अंदाज का फर्क है। बिल्कुल। गांव की अर्थव्यवस्था की नींव आप देखिए जमीन पर टिकी है। कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना, जंगलों से जुड़े काम, यानी प्राथमिक क्रियाएं। हाँ, ये सब प्राथमिक क्रियाएं हैं। लोगों का जीवन प्रकृति के चक्र से जुड़ा होता है। वहीं शहर की दुनिया एकदम अलग है। वहाँ की अर्थव्यवस्था चलती है विनिर्माण, यानी फैक्ट्रियों और उद्योगों से, और उससे भी ज्यादा तरह तरह की सेवाओं से, जैसे बैंक, अस्पताल, सॉफ्टवेयर कंपनियां, ये सब। और इसका असर सामाजिक संबंधों पर भी पड़ता होगा, है ना? कहा जाता है कि गांव में गतिशीलता कम होती है, लोग पीढ़ियों तक एक ही जगह रहते हैं, इसलिए रिश्ते ज्यादा गहरे और व्यक्तिगत होते हैं। सही बात है। पूरा गांव एक परिवार जैसा होता है। हाँ, जबकि शहरों में जीवन बहुत तेज और जटिल होता है। लोग अलग अलग जगहों से आते हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तो रिश्ते ज्यादातर पेशेवर और औपचारिक होते हैं। आप शायद अपने पड़ोसी को सालों तक न जाने। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है। वो क्या? ये दोनों दुनियाएं अलग थलग नहीं है, ये एक दूसरे पर बहुत गहराई से निर्भर हैं। मतलब शहर अपना पेट भरने के लिए गांव पर निर्भर है। अनाज, सब्जियां, दूध, ये सब तो गांव से ही आता है। ठीक कहा। और सिर्फ खाना ही नहीं, उद्योगों के लिए कच्चा माल भी गांव से ही आता है। अच्छा। और बदले में शहर गांव को क्या देते हैं? ट्रैक्टर, बीज, खाद जैसी चीजें, साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बेहतर सेवाएं। तो ये एक तरह का सहजीवी रिश्ता है। बिल्कुल। परिवहन और संचार के नेटवर्क इन दोनों को एक पुल की तरह जोड़कर रखते हैं। चलिए इस रिश्ते में पहले गांव की दुनिया को और करीब से देखते हैं। जब हम गांव कहते हैं तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनती है, लेकिन भारत में तो गांव भी एक जैसे नहीं होते होंगे। बिल्कुल नहीं। बसावट के तरीके के आधार पर भारत में ग्रामीण बस्तियों को मोटे तौर पर 4 प्रकारों में बांटा जा सकता है। 4 प्रकारों में? हाँ। पहला और सबसे आम प्रकार है गुच्छित बस्तियां, क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स जिसे कहते हैं। गुच्छित मतलब गुच्छे की तरह? एकदम। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें घर एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए एक गुच्छे की तरह होते हैं। गलियां तंग होती हैं और पूरा गांव एक इकाई जैसा दिखता है। और ऐसा क्यों होता है? लोग इतने पास पास क्यों रहते हैं? इसके 2 बड़े कारण हैं। एक तो उपजाऊ जमीन, जहां जमीन बहुत अच्छी होती है, जैसे गंगा के मैदानों में, वहां हर कोई उसी जमीन के पास रहना चाहता है। और दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है सुरक्षा। खासकर पुराने समय में, जैसे मध्य भारत के बुंदेलखंड इलाके में या नागालैंड में, डाकुओं या बाहरी हमलों से बचने के लिए लोग साथ मिलकर रहते थे। एकता में शक्ति थी। बिल्कुल। अच्छा, तो गुच्छित के बाद अगला प्रकार है अर्ध गुच्छित, सेमी क्लस्टर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? क्या गांव आधा इकट्ठा है और आधा फैला हुआ? आपका अंदाजा काफी हद तक सही है। आप ऐसे सोचिए कि एक बड़ा बसा हुआ गांव है। समय के साथ गांव का कोई एक खास वर्ग,
शायद किसी सामाजिक या आर्थिक दबाव में वो मुख्य गांव से थोड़ी दूर हटकर अपनी अलग टोली बना लेता है। अच्छा। अक्सर ऐसा होता है कि गांव के प्रभावशाली या जमींदार लोग गांव के बीचों बीच कब्जा कर लेते हैं और बाकी समाज के लोग बाहरी हिस्सों में बसने को मजबूर हो जाते हैं। तो ये गुजरात और राजस्थान की कुछ इलाकों में बहुत आम है, जैसा स्रोत बताते हैं। जी बिल्कुल। तो ये सिर्फ घरों का पैटर्न नहीं बल्कि समाज की संरचना का भी आईना है। इसी से जुड़ा हुआ तीसरा प्रकार है पल्ली बस्तियां, हैमलेटेड सेटलमेंट्स। ये तो और भी ज्यादा दिलचस्प लगता है। ये बहुत दिलचस्प है। इसमें कागज पर तो गांव एक ही होता है, लेकिन जमीन पर वो कई छोटी छोटी इकाइयों में बटा होता है। अच्छा। और हर इकाई का अपना स्थानीय नाम होता है, जैसे पाना, पाड़ा, नगला या ढाणी। अरे वाह, मतलब एक ही गांव के अंदर कई छोटे छोटे गांव बसे होते हैं। हाँ, और ये इकाइयां अक्सर किसी एक खास जाति या समुदाय की होती हैं। ये दिखाता है कि हमारी बस्तियों का नक्शा सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि हमारा समाज लिखता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये सामाजिक भूगोल का बेहतरीन उदाहरण है। ऐसी बस्तियां आपको गंगा के मैदानों, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में खूब मिलेंगी। और आखिरी प्रकार तो नाम से ही साफ है, परिष्कृत या एकाकी बस्तियां, डिस्पर्स और आइसोलेटेड, मतलब बिखरे हुए घर। हाँ, सोचिए पहाड़ों का कोई इलाका जैसे उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में। एक घर यहाँ तो दूसरा आधा किलोमीटर दूर अपनी खेती के पास। यहाँ पड़ोसी से मिलने के लिए भी एक छोटी मोटी ट्रैकिंग करनी पड़ती होगी। सही बात है। ऐसा उन जगहों पर होता है जहाँ जमीन या संसाधन बिखरे हुए होते हैं, जैसे सुदूर जंगल या पहाड़ी ढलाने। हर परिवार अपनी जमीन के पास ही अपना घर बना लेता है। और जब बस्तियों में ये जरूरतें पूरी होने लगती हैं, आबादी बढ़ती है और लोग खेतीबाड़ी से आगे निकलकर दूसरे कामों में लगते हैं, तो वही बस्तियां धीरे धीरे शहर का रूप लेने लगती हैं। जी, ये बदलाव ही अपने आप में एक पूरी कहानी है। तो किसी बस्ती को शहर का दर्जा कब और कैसे मिलता है? क्या इसका कोई पैमाना है? हाँ, बिल्कुल है। भारत की जनगणना के अनुसार किसी बस्ती को नगरीय या अर्बन कहलाने के लिए एक पूरी चेकलिस्ट है। अच्छा। 1991 की जनगणना में इसे साफ तौर पर परिभाषित किया गया था। पहली शर्त, वहां की आबादी कम से कम 5000 होनी चाहिए। अच्छा, 5000 लोग। और क्या? दूसरी शर्त है जनसंख्या का घनत्व यानी डेंसिटी। वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये है कि वहां काम करने वाले 75% पुरुष गैर कृषि कामों में लगे होने चाहिए। मतलब वे खेतीबाड़ी नहीं बल्कि कुछ और काम करते हो। बिल्कुल। तो सिर्फ आबादी ही नहीं बल्कि लोग क्या काम करते हैं ये तय करता है कि कोई जगह गांव है या शहर। और एक प्रशासनिक शर्त भी है, वहां कोई नगर पालिका, नगर निगम या छावनी बोर्ड जैसी शहरी स्थानीय निकाय होनी चाहिए। अच्छा। तो ये सिर्फ जनसंख्या का नहीं बल्कि आर्थिक गतिविधि और प्रशासनिक ढांचे का भी मामला है जो एक बस्ती को शहर बनाता है। यहाँ पर बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है जब हम भारत में शहरों के ऐतिहासिक विकास को देखते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ तो हजारों सालों से शहर बसते आए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके सबसे पुराने उदाहरण हैं। सही कहा। स्रोतों के आधार पर हम भारत के शहरों को उनके विकास के हिसाब से 3 मुख्य दौर में बांट सकते हैं। पहला दौर है प्राचीन नगरों का, यानी ऐसे शहर जिनका इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये कैसे बने होंगे? इनमें से ज्यादातर शहर धार्मिक या सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए, जैसे वाराणसी, काशी। हाँ, जो शायद दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है। इसकी गलियों में आज भी हजारों साल का इतिहास धड़कता है। इसी तरह प्रयाग यानी इलाहाबाद और पाटलिपुत्र यानी पटना भी है। ये शहर सदियों से ज्ञान, धर्म और संस्कृति के केंद्र रहे हैं। जी। फिर आता है मध्यकाल यानी रजवाड़ों का दौर। तब मध्यकालीन नगर बसे से सत्ता चलती थी। दिल्ली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, जिसे एक के बाद एक कई सल्तनतों ने अपनी राजधानी बनाया। इसके अलावा हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, इन सभी शहरों पर उस दौर की शाही छाप आज भी मौजूद है। और फिर आए अंग्रेज, इन्होंने आधुनिक नगरों की नींव रखी। तो मतलब हमारे आज के जो बड़े बड़े मेट्रो शहर हैं, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हाँ, उनकी नींव अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए रखी थी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। कैसे? उन्होंने सबसे पहले सूरत, गोवा, दमन जैसे तटीय बंदरगाहों को अपने व्यापार के लिए विकसित किया। फिर अपने साम्राज्य को चलाने के लिए उन्होंने 3 बड़े केंद्र बनाए, बॉम्बे यानी मुंबई, मद्रास यानी चेन्नई और कलकत्ता यानी कोलकाता।
इन शहरों को उन्होंने पूरी तरह से ब्रिटिश शैली में बसाया। और उन्होंने एक और कमाल की चीज की। भारत की गर्मी से बचने के लिए उन्होंने पहाड़ों में छोटे छोटे इंग्लैंड बना दिए। हाँ, शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग जैसे पर्वतीय नगर, ये उनकी समर कैपिटल हुआ करती थी। सही कहा। ये शहर सिर्फ आरामगाह नहीं थे, बल्कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र भी थे। बिल्कुल। और आजादी के बाद भी शहरों का विकास रुका नहीं। एक नए भारत की जरूरतों के हिसाब से नए शहर बसाए गए। जैसे चंडीगढ़। हाँ, प्रशासनिक केंद्र के रूप में चंडीगढ़ और भुवनेश्वर, और औद्योगिक सपनों को साकार करने के लिए दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला जैसे स्टील प्लांट के शहर। पर क्या कोई शहर सिर्फ एक ही काम करता है? जैसे हम दिल्ली को प्रशासनिक नगर कहते हैं, पर वो तो एक बहुत बड़ा शैक्षिक और व्यापारिक केंद्र भी है। ये वर्गीकरण थोड़ा सरल नहीं लगता? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में शहरों को उनके प्रमुख काम के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जो उनकी पहचान या ओरिजिन स्टोरी बताता है। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे शहर बड़े होते हैं, वो मल्टीफंक्शनल हो जाते हैं। दिल्ली की शुरुआत प्रशासनिक केंद्र के तौर पर हुई, पर आज वो हर लिहाज से एक मेगा सिटी है। तो चलिए इन पहचानों को थोड़ा समझते हैं। प्रशासनिक नगर तो साफ है, नई दिल्ली, गांधीनगर, चंडीगढ़, जहां से सरकार चलती है। हाँ, फिर है औद्योगिक नगर, जिनकी पहचान ही उद्योगों से है। जमशेदपुर, जिसे टाटा नगर कहते हैं, क्लासिक उदाहरण है। बिल्कुल। या दक्षिण भारत का कोयम्बटूर, जिसे मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। कुछ शहर खनन नगर होते हैं, जो खनिजों के पास बस जाते हैं, जैसे कोयले के लिए रानीगंज और झरिया। और कुछ शहरों की पहचान व्यापार से होती है, यानी व्यापारिक नगर। जी, कोलकाता एक बड़ा उदाहरण है, जो पूर्वी भारत का व्यापारिक द्वार रहा है। और एक खास श्रेणी है गैरिसन या छावनी नगरों की। छावनी नगर? हाँ, ये वो शहर है जिन्हें सेना की जरूरतों के लिए बसाया गया। जैसे अंबाला, जालंधर, महू, यहाँ का पूरा जीवन और अर्थव्यवस्था सैन्य गतिविधियों के इर्द गिर्द घूमती है। इसके अलावा धार्मिक, शैक्षिक और पर्यटन नगर भी हैं, जैसे वाराणसी या अजमेर धार्मिक नगर हैं। रुड़की या अलीगढ़ शैक्षिक नगर है। तो नैनीताल या जैसलमेर पर्यटन नगर हैं, जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था ही सैलानियों पर निर्भर करती है। तो आप देख सकते हैं कि हर शहर की अपनी एक कहानी, अपना एक चरित्र होता है, जो उसके काम से जुड़ा होता है। पर जैसा आपने कहा, आज के दौर में ज्यादातर बड़े शहर इन सभी भूमिकाओं का एक मिश्रण बन चुके हैं। तो आज की इस चर्चा से ये बात तो साफ हो गई कि मानव बस्तियां, चाहे वो गांव हो या शहर, सिर्फ बेजान ढांचे नहीं हैं। वे एक जटिल और जिंदा व्यवस्था हैं, जहां भूगोल, समाज और अर्थव्यवस्था एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। ग्रामीण बस्तियों के 4 अलग-अलग पैटर्न से लेकर शहरों के हजारों साल के विकास तक हर बसावट की अपनी एक पहचान है। इसमें एक बात और जोड़ने लायक है, जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में भी है, स्मार्ट सिटी मिशन। हाँ, बिल्कुल। ये आज के दौर की एक बड़ी पहल है, जिसका मकसद शहरों में टेक्नोलॉजी की मदद से बेहतर सुविधाएं, साफ सुथरा और टिकाऊ पर्यावरण देना है, ताकि नागरिकों का जीवन स्तर सुधर सके। तो यहाँ आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस पर सोचना जरूरी है। जैसे जैसे भारत में शहरीकरण बढ़ रहा है और स्मार्ट सिटी जैसी योजनाएं आकार ले रही हैं, क्या भविष्य में गांव और शहर के बीच की खाई और भी गहरी होगी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। या फिर तकनीक और विकास इस फर्क को मिटाकर एक नए तरह की मिली-जुली बस्तियों को जन्म देंगे, जहां गांव की शांति हो और शहर की सुविधाएं भी? शायद भविष्य की बस्तियों का स्वरूप इसी सवाल के जवाब में छिपा है।